नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। अमेरिका ने F-35 भारत को बेचने की पेशकश क्या की? पाकिस्तान तो बुरी तरह से हिल गया। मतलब चंद रोज के भीतर खौफ किस कदर पाकिस्तान के लोगों के भीतर पसर गया है कि अब परमाणु हथियारों की बातें होने लगी है। उससे लगने लगा है कि अब तो यही हिफाजत के लिए बचा है। हालांकि ऐसा मानने वाले आधे ही लोग हैं। आधे लोग तो ये मानने लगे हैं कि अमेरिका या उसके जैसा कोई दूसरा ताकतवर देश ये भी छीन लेगा। सुनकर हंसी आई होगी आपको, लेकिन सच है पाकिस्तान में ऐसी ही बातें हो रही हैं। यूट्यूब में ऐसे वीडियो की भरमार हो गई है। दिलचस्प ये है कि आवाम तो आवाम, वहां के एक्सपर्ट भी ऐसा ही मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि कर्ज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान परमाणु हथियार बेच सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के पास रास्ता ही कहां बचा है, तो मुमकिन है कि ये हो जाए। और इसी पर करेंगे अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती भले ही की जा रही हो, लेकिन हिंदुस्तान का खौफ भी उतना ही असर कर रहा है। जिस तरह से भारत का कद दुनिया के मुल्कों में बढ़ा है, उसे लेकर पाकिस्तान के सियासतदान से लेकर आवाम तक ताज्जुब कर रही है और खौफजदा भी है। इसकी वजह भी है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों के बीच हिंदुस्तान का कद लगातार बढ़ रहा है। उसके सैनिक बेड़े में जिस तरह से अलग अलग किस्म के घातक हथियार जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी सेना नई और मॉडर्न ताकत से लैस हो रही है। उसने पाकिस्तान को हिला दिया है। जिस आर्थिक तंगी से पाकिस्तान गुजर रहा है, आटा, बिजली, पानी से लेकर तमाम चीजों की किल्लत है, उसे लगने लगा है कि भारत का मुकाबला करने के लिए वो काफी कमजोर है। केवल परमाणु हथियारों का जखीरा ही अब उसे बचा सकता है। हालांकि पाकिस्तान में एक तबका ये भी मानता है कि इन हथियारों से बचने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि ये हथियार कभी भी अमेरिका या उसके जैसे दूसरे ताकतवर देश पाकिस्तान से छीन सकते हैं। पाकिस्तानी इसके लिए गिलगिट और बाल्टिस्तान का हवाला दे रहे हैं, जहां की अलगाववादी हवा को वो हिंदुस्तान की देन मानते हैं। वहीं पाकिस्तान में कर्ज इस कदर गले तक पहुंच गया है, जिसमें वो इसे चुकाने की कीमत परमाणु हथियारों के सौदे से कर सकता है। ऐसा मानने वालों की तादाद भी कम नहीं है। इतना ही नहीं, पाक एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह अमेरिका ने हिंदुस्तान को F-35 फाइटर जेट की पेशकश की है, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा बाजार है। अमेरिका भारत की ये दोस्ती वक्त के तकाजे पर है, क्योंकि अमेरिका चीन के सुपर पावर वाली पोजीशन को कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तान, जो कि चीन का पिछलग्गू है, उसके मुकाबले भारत को अमेरिका तरजीह देना चाहता है, जिसका असर आने वाले वक्त में परमाणु हथियारों से हो रही पाकिस्तान की हिफाजत पर भी पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी जुड़े, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा जी भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान के अंदर एक तरह से खौफ का माहौल बन गया है। उन्हें डर लगने लगा है कि भारत किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है भारत से। दत्ता साहब, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऐसा है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ मुकाबला करता रहा। वो समझता था कि हम दो देश बंटवारा हुए, इधर पाकिस्तान बन गया, वहां भारत रह गया, तो पाकिस्तान भारत का मुकाबला नेक टू नेक करेगा। तो ये होड़ लगी रही पाकिस्तान के द्वारा कि भारत जो भी करे उसका मुकाबला करते चलेगा। और इसी जद्दोजहद में जब ये 65 की जंग हारे हमसे, उसके बाद 71 की जंग हारे, तो इन्होंने सोचा कि अगर पाकिस्तान को भारत से बचना है और हमने अपनी हिफाजत करनी है, तो हमें न्यूक्लियर बम बनाना पड़ेगा।
तो उस समय इनके जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने बोला हम घास खा लेंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। तो अभी जब जैसे भी इन्होंने चोरी करके वो जो टेक्नोलॉजी थी, इनके एक्यू खान जो इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो भोपाल के रहने वाले थे, भोपाल में पैदा हुए थे। उसके बाद पार्टीशन के समय पाकिस्तान चले गए जी। और वहां से बर्लिन गए। बर्लिन में उन्होंने एक डच लेडी से शादी करी। उसके बाद वो नीदरलैंड में चले गए और वहां पे एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में नौकरी करने लगे। वहां से उन्होंने सेंट्रीफ्यूज के सारे डिजाइन चोरी करके वो पाकिस्तान में लाए और जुल्फिकार अली भुट्टो को बोला कि अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक न्यूक्लियर डिवाइस आपको बना के दे दूंगा, न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज सिस्टम। और उस समय एक्यू खान को सारी फैसिलिटी पाकिस्तान ने दिलाई और दुनिया भर से जो जो सामान चाहिए था इन्होंने मंगा के उसको मुहैया कराया और उसके बलबूते पे इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ में जब इनका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई, इन्होंने चीन जी बिल्कुल। और देवनाथ सर, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या पाकिस्तान के अंदर इस बात का डर बना हुआ है कि भारत लगातार ताकतवर होता जा रहा है, भारत के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है, खासकर अमेरिका से जो मीटिंग हुई है भारत की उसके बाद और ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ा है? गीतू जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद से ही पाकिस्तान हमेशा से एक हीन भावना से ग्रस्त रहा है। 1947-48 में आजादी के तुरंत बाद ही उन्होंने भारत पर हमला कर दिया, अपने रजाकारों को, कबाइलों को कश्मीर में घुसाने की कोशिश की। क्योंकि कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने थोड़ी देर कर दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सट्रेडिशन साइन करने में, तब तक कबाली जो थे और जो रजाकार थे उन्होंने पीओके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से वहां पर मोरलेस एलओसी पर स्टेटस को बना हुआ है। इसे हीन भावना का एक सबूत हमें 1965 में मिला। 1962 में जब चीन के साथ भारत की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को लगा कि शायद भारत कमजोर है और उन्होंने अप्रैल 1965 में वो गुजरात में घुसाए, कच्छ में घुसाए। वहां पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत की आर्मी को फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पे नहीं रखा था हमने। यूनाइटेड नेशन के कुछ ऑब्जर्वेशन पोस्ट थे, यूएन एमओपी के, एमओजी के। तो पाकिस्तान की फौज कच्छ में जब अंदर घुसाई तो उन्हें लगा कि शायद वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, इंडिया की फौज तो उनके सामने टिक नहीं पा रही है। और इसी से उनका जब जोश, हीन भावना किसी को जब होती है तो उसको जोश भी जल्दी आ जाता है। उन्होंने अगस्त सितंबर 1965 में हम पर हमला कर दिया, लेकिन हुआ वही जो होना था। भारत ने उसका ऐसा करारा जवाब दिया कि सितंबर की 21 तारीख तक पाकिस्तान 1965 की बात है, सभी जगह बैकफुट पर था। बाद में ताशकंद में जाके उन्होंने अपने नाक रगड़े, इज्जत बचाई। ये चीज फिर से हमें 1971 में दिखी। 1999 कारगिल में तो कमाल हो गया। 1999 में कारगिल में पता नहीं कैसे उन्होंने आकलन किया कि शायद अगर वो कारगिल में इक्का दुक्का चोटियों पर कब्जा कर लेंगे बर्फ गिरने के बाद, तो शायद इंडियन आर्मी उनको वापस लेने के लिए प्रयास नहीं करेगी। लेकिन जनरल दत्ता मेरे साथ शो में है। मेरा सैल्यूट और सम्मान इंडियन आर्मी को कि हमने 1999 में कारगिल में 576 जवानों को शहीद वीर गति प्राप्त करनी पड़ी, लेकिन हमने कारगिल में एक एक चोटी को उनसे वापस लिया। और शर्म की बात देखिए गीतू जी, उनके जितने ट्रूप्स मारे गए थे, अफसरान मारे गए थे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से, पाकिस्तान ने उनकी डेड बॉडीज को भी लेने से मना कर दिया। ये दर्शाता है कि फाइनली कि पाकिस्तान में उनकी ईगो बड़ी है, लेकिन मैचिंग प्रोफेशनल कंपिटेंस नहीं है। जी बिल्कुल। और दत्ता सर, यहाँ पर ये देखिए कि कहा यह भी जा रहा है कि कर्जा इतना हो चला है पाकिस्तान पर कि अब एटम बॉम्ब बेचने की तैयारी भी हो रही है। यूट्यूबर्स लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, एक तरह से मजाक भी उड़ाया जा रहा है और ये भी ताना भी मारा जा रहा है कि देखिए देश में इतना कर्जा हो चुका है कि जो आपने एटम बॉम्ब बनाए थे वो अब आप बेच भी सकते हैं, ऐसे हालात हो गए हैं। बिल्कुल जी, तो ऐसा है कि अभी नहीं, ये पहले से एटम की जो टेक्नोलॉजी है बेचते चले गए हैं। इन्होंने लिबिया को बेचा, सेंट्रीफ्यूज बनाने का तरीका, उसको पैसे लिया क्योंकि उस समय गद्दाफी पावर में था और बहुत पैसा था उसके पास। उन्होंने पाकिस्तानियों से वो टेक्नोलॉजी खरीदी,
वो तो बाद में अमेरिका ने वो तख्ता पलट कर दिया, तो सारा वो प्रोग्राम खत्म हो गया। इन्होंने क्या किया कि नॉर्थ कोरिया को ये पूरा टेक्नोलॉजी बेचा न्यूक्लियर वेपन बनाने का, और उसके एवज में इन्होंने उससे मिसाइल सिस्टम लिए, जो ये बड़ा अपना बोलते हैं ना गोरी गजरी, ये इन्होंने नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें ले रखी है। ठीक है, उसके साथ साथ में सऊदी अरेबिया के साथ में इनका कोई मुआहदा हुआ था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम, अगर ईरान बम बना लेगा तो हम अपना बम आपको दे देंगे, सऊदी अरेबिया को। तो ये तब से सऊदी अरेबिया से पैसा लिया इन्होंने, गद्दाफी से पैसा लिया, और ये अपनी टेक्नोलॉजी बेचते चले आ रहे हैं। आपको ध्यान हो, थोड़े दिन पहले इन्होंने बोला कि टीटीपी वालों ने 55 किलो यूरेनियम वहां से उठा लिया है, इनके जो मायने हैं। वो 55 किलो यूरेनियम टीटीपी नहीं ले गया, ये पाकिस्तान की फौज ने एक नाटक किया और वो भी इन्होंने बेच दिया कहीं जाके। जी। तो ये भूखा नंगा मुल्क है, खाने को इनके पास पैसे नहीं है, तो इनके पास बचा क्या बेचने के लिए, सिवाय न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इनके पास बेचने को कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं गीतू, इनके न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है उसके ऊपर अमेरिका की भी नजर है, इजराइल की भी नजर है, और इजराइल की नजर बहुत पहले से है। वो सिर्फ बल्कि भारत से परमिशन मांगी थी कि कोहता में हम इसको जाके इनका जो पूरा सिस्टम है उसको तबाह करते हैं, हमें सिर्फ रीफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी दे दीजिए आप। लेकिन भारत तो उस समय माना नहीं था। तो ये मान के चलिए कि किसी भी दिन अमेरिका अच्छा, या ऐसी इजराइल, संभावनाएं सर अब दिख रही हैं क्या? बिल्कुल गीतू ऐसा है कि ये आज की स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपने इजराइल की स्टेटमेंट सुनी हो, वो वेट कर रहा है कि उसे मौका मिले कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम एसेट्स को बर्बाद करे, जी। ईरान के प्रोग्राम को बर्बाद करे, और अमेरिका भी उसको हामी भरता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने शुरू में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया, उस समय हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो चाइना के खिलाफ था, पाकिस्तान के बरखिलाफ नहीं था। जी। हम चाइना के साथ compete कर रहे थे। 67-69 में चाइना ने अपना एक्सप्लोरेशन किया, 1974 में भारत ने किया, और वो किसके लिए था? चाइना के लिए। जब भारत ने कर दिया तो पाकिस्तान के पेट में अब चूहे कूदने लगे, अब हमारा क्या होगा? तो भारत आगे निकल गया, और फिर उसने बोला हम घास खा लेंगे, हम मर जाएंगे, हम न्यूक्लियर अपना वेपन सिस्टम बनाएंगे। तो ये भूखा नंगा मुल्क हमारे साथ क्या कंपटीशन करेगा? ये अभी हमसे इतने पीछे छूट गए हैं कि इनको 70-80 साल के बाद भी ये सोच नहीं पाएंगे कि हमारा मुकाबला कर पाए। बिल्कुल। अभी जहां तक रहा हमारा एडवांस वेपन सिस्टम का, हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। पाकिस्तान तो उसके अंदर एक कीड़े के मुताबिक है। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है इंडियन ओशन रीजन, इंडो पैसिफिक, एक तरफ चाइना, और अगर मान लीजिए हमें 3 फ्रंट वॉर, चाहे एक तरफ चीन हो, एक तरफ पाकिस्तान हो, एक तरफ बांग्लादेश हो, हम वो काबिलियत बना रहे हैं आज के दिन में, ताकि कोई भी अपना सर उठाए तो हम उसका सर कुचल दें। तो इसलिए इनके पेट में दर्द हो रही है आज के दिन में। कहता जी चीन भी बड़ा पीसफुल है, हम भी बड़े पीसफुल हैं, हम भारत की तरक्की चाहते हैं। भारत क्यों ऐसे वेपन सिस्टम खरीद रहा है? हम इसलिए खरीद रहे हैं कि तुम्हारा सिर कुचल पाए जब हमें कुचलने की आवश्यकता हो। बिल्कुल। देवनाथ सर, ये भी बताइए, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान का कहीं ना कहीं एक समय था जब अमेरिका उसको सपोर्ट करता था, और शायद उसी के सपोर्ट में भारत को पाकिस्तान आग दिखाने की कोशिश करता था। हालांकि भारत ने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि अमेरिका मेरे साथ है। लेकिन आज जब भारत और अमेरिका की दोस्ती बढ़ती जा रही है तो अब ये चिंता का विषय हो गया है पाकिस्तान के लिए। गीतू जी, पाकिस्तान ने हमेशा भारत का मुकाबला करने की कोशिश की। आजादी के बाद ही उन्होंने क्या किया, सीएटो ज्वाइन कर लिया, सेंटो ज्वाइन कर लिया। इसके चक्कर में अमेरिका से, नेटो देशों से पाकिस्तान को पैटर्न टैंक मिल गए, सेबर जेट मिल गए। उसके बाद भी अगर हम देखें, पाकिस्तान ने लगातार अमेरिका को अपने एयरफोर्स बेसेस मुहैया कराए, क्योंकि अमेरिका को उनके एयरफोर्स बेसेस चाहिए थे अफगानिस्तान पर, और रूस, सोवियत रूस, यूएसएसआर 1992 के पहले जो था, उस पर नजर रखने के लिए, क्योंकि अमेरिकन U-2 स्पाई विमान वहां पर आते थे, SR-71 स्ट्रेटेजिक रिकनेसेंस विमान आते थे, पेशावर में लैंड करते थे। वहां से वो सोवियत रूस का वह हिस्सा अब तो खैर टूट गया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान पर उड़ते थे और फिर वापस आके पेशावर में लैंड करते थे। इसके बदौलत पाकिस्तान को अमेरिका थोड़े बहुत डॉलर
बख्शीश में दे दिया करता था। इसी से पाकिस्तान को लगा कि शायद वो बहुत मजबूत देश है, इसीलिए उसने जरूरत की 1965, 1971, 1999 और आज तक हमसे मुकाबला करने की। पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, मोस्टली पंजाबी हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं। इन लोगों को सदियों से एक ख्याल रहा है कि शायद वो हिंदुस्तान के बेताज बादशाह हैं, और बीच बीच में वो मुगल वाली स्टोरी पाकिस्तान में चल पड़ती है। आप देखिए ना, इनके रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का नाम बाबर, पता नहीं अजीब अजीब नाम रख लेते हैं ये लोग। ये सोच के कि शायद गौरी, मतलब नाम ही ऐसे रखते हैं जिन्होंने, इनको लगता है कि गजनी। इन लोगों ने हिंदुस्तान पर राज किया था। अरे 500 साल पहले, 300 साल पहले, क्या आप उसको भूल जाइए। आज हिंदुस्तान की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, और अगले 3 साल में हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। इसके मुकाबले पिछले साल पाकिस्तान की जीडीपी महज 380 बिलियन डॉलर थी, यानी भारत के 1/10। तो ये लोग हमसे मुकाबला करने की कोशिश क्यों करते हैं? गीतू जी, मैं असली चीज बताता हूँ। जी। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान में जो ये पंजाबी क्लान हैं, सुन्नी मुस्लिम होते हैं, ये चाहते हैं कि हम अपने को इस तरह से दिखाएं, खासतौर से उनकी फौज, कि जैसे कि ये उनकी आर्मी ने ही पाकिस्तान को जिंदा रखा हुआ है। अगर उनकी आर्मी नहीं होती तो शायद पाकिस्तान बिखर जाता, बलूचिस्तान इधर चला जाता, खैबर पख्तूनख्वा उधर चला जाता, शायद सिंध भी आ जाए होता, पीओके तो शायद हिंदुस्तान ही ले जाता। तो पाकिस्तान ऐसे करके अपने फौज के लिए ये इनके इन प्रकारें चोरी का या भीख मांगा पैसा बटोर लेता है। उसके बाद आधे पैसे उनके जनरल लेके भाग जाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी के जितने रिटायर्ड जनरल हैं, जी। गीतू जी, मैं आपको बताता हूँ, इनके बंगले हैं, इनके, अगर आप लंदन चले जाएंगे, पेरिस में चले जाएंगे, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, इन्होंने बंगले, बड़े बड़े पैलेसेस खरीद लिए हैं पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने। और एक जनरल जो कि सरकारी सेवा करता है, उसके पास कहां से इतने पैसे आए? बिल्कुल। तो तो ये वो ये पाकिस्तान की जनता को सर समझ में तो आ ही रहा है, अब वो समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। पाकिस्तान की जनता जो है वो ना थोड़ा भ्रमित हो जाती है। पाकिस्तान में होता कैसा है कि जनता, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, लेक्चरर्स, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, उनको बीच बीच में थोड़ा आइडिया होता है कि शायद उनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई को पाकिस्तान की आर्मी चुरा के ले जा रही है, शायद पाकिस्तान की सरकार चुरा के ले जा रही है। लेकिन वहां एक, गीतू जी, एक अजीब सा माहौल है। जैसे ही सरकार को, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, को पता लगता है कि शायद जनता अलर्ट हो रही है, जनता की जी। आंखें खुल रही है, तो वो 2-4 भारत विरोधी गतिविधियां शुरू कर देते हैं, और जेएनके में, कश्मीर में जाके 2-4 धमाके करवा देते हैं। इससे पाकिस्तान की जनता को जोश आ जाता है। वो अपना, उनका आम आवाम जो भूखों मर रही है, जॉब्स नहीं है, वो तुरंत वाह वाह करने लगती है अपनी फौज की, कि हाँ, हमारी फौज ने कश्मीर में घुस के ऐसे कर दिया। जी। यानी वो अपनी भूख और बेरोजगारी को भूलकर कश्मीर के बारे में सोचने लग जाते हैं। बिल्कुल। ये एक और बड़ा, इस सच्चाई को सर अगर कोई दिखाना भी चाहता है, जैसे कि यूट्यूबर्स लगातार उनके देश में क्या हो रहा है, अगर ये दिखाना भी चाहते हैं तो उन्हें गायब करवा दिया जाता है। पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पाकिस्तान को चलाने में, वो चाहती ही नहीं कि सच्चाई बाहर आए। दत्ता साहब, और हमने ये भी देखा कि जिस तरह से मोदी और योगी की तारीफ करते हुए वहां के लोग दिख रहे हैं, जो आम जनता है वो अब कहीं ना कहीं कंपैरिजन करने लगी कि देखिए, भारत और पाकिस्तान एक समय पर आजाद हुए थे, लेकिन भारत कहां पहुंच गया, पाकिस्तान कहां रह गया है। तो आने वाली जनरेशन अब सवाल जरूर उठाएगी। बिल्कुल। ये तो ऐसा है कि पाकिस्तान की जनता, अवाम, वहाँ के यूट्यूबर ये कंपैरिजन रोज कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। वो अपनी आम आवाम से पूछ रहे हैं, और इनकी अपनी आवाम बोल रही है कि हम तो बिल्कुल लुट गए, हम पीछे रह गए, भारत बहुत आगे निकल गया है। और हमारे जो अभी बिल्कुल। और हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो सच्चाई सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी के लिए ये बहुत बड़ी ऐसी फजीहत वाली बात हो गई है देवराज सर, कि अब उनसे कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त होना मुमकिन नहीं है कि कोई मोदी और योगी की तारीफ उनके देश में कर रहा है और उनकी खुद की जनता सवाल पूछ रही है। गीतू जी, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में होता क्या है। पाकिस्तान में अगर कोई भी भारत की बड़ाई करता है, तो उनकी जो आईएसआई है, उन्होंने हर
शहर में, छोटे कस्बों में अपने गुर्गे पाले हुए हैं। हम्म। आईएसआई क्या करती है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो गुंडा एलिमेंट्स होती है या असामाजिक तत्व होती हैं, जी। उनको हर महीने अनलिमिटेड फंड है, ये इन असामयिक असामाजिक तत्वों को आईएसआई हर महीने 5-5 हजार रुपए देकर उनको अपनी जेब में, अपने पालतू लिस्ट में रखती है। हम्म। और अगर पाकिस्तान में कोई भी भारत के समर्थन में कुछ बात कर देता है, या भारत के नेताओं के, या भारत के गुड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर देता है, तो पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी जो सीक्रेट पुलिस है, वो इन गुर्गों को, असामाजिक तत्वों को एक तरह से सुपारी देना ही कह लीजिए, लॉन्च कर देती है, ताकि वो जाकर जैसे आपने बोला यूट्यूबर्स या मीडिया के लोग हैं, उनको परेशान करना शुरू कर देती है, उन पर लांछन लगाकर उनको अलग अलग केसों में, झूठे केसों में फंसा के जेल में डाल देती है। वर्स्ट केस वर्स्ट, शायद उनकी मौत को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अंजाम दे देती है। तो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बहुत ही दयनीय है। हम्म। वहां पे जो भी मॉडरेट्स होते हैं, यानी ऐसे लोग पाकिस्तान में जो कि भारत विरोधी ख्यालात नहीं रखते हैं, उनका जीना पाकिस्तान में काफी मुश्किल है। हम्म। जी। बिल्कुल। और दत्ता साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और ये क्योंकि कहीं ना ये जो बलूचिस्तान है वो लगातार पाकिस्तान को परेशान करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अपने हकों की आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान लगातार उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो दब नहीं रहे हैं। वहीं पीओके चाहता है कि वो भारत में मिल जाए, चारों तरफ से घिरता हुआ दिख रहा है। तालिबान भी अब साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है वो इतनी बुरी हो चुकी है कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इधर देखूं कि उधर देखूं। बलूचिस्तान पड़ा है, तरीके तालिबान पाकिस्तान पे पड़ा है। तालिबान वाले वैसे ही इनसे नाराज हो गए हैं। ये तालिबान के खिलाफ आईएस के केपी को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ सिंध में इनका एजिटेशन चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में चल रहा है, आपका गिलगित बाल्टिस्तान में चल रहा है, पीओजे में चल रहा है। तो पाकिस्तान का जो अपना अंदरूनी हालत है इतनी बुरी है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो भारत की तरफ आता है, जे की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल में गोली चला देगा, कुछ ऐसी हरकत कर देगा। लेकिन जो दुनिया देख रही है कि अगर इनके न्यूक्लियर असेट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए मैं बताऊं आपको कि अमेरिका और इजराइल उस हालत का वेट कर रहे हैं कि जब उनको ये अंदेशा हो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असेट खतरे में है, तो वो तुरंत एक्शन लेके उनको अपने कब्जे में ले लेंगे। और ये जो पाकिस्तान ये कह रहा है जी हम मैं कश्मीर आजाद कर दूंगा, पाकिस्तान का अपना वजूद ही खत्म हो जाएगा और सिवाय पंजाब के पाकिस्तान का कुछ बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरों पे पत्थर फेंक रहा है जी। वो पत्थर उसी के सिर के ऊपर आके गिरने वाले हैं। और ये समझ नहीं पा रहे हैं, वहां की आवाम नहीं समझ पा रही है। पाकिस्तान की फौज तो उनका उल्लू बना ही रही है। तो जिस दिन पाकिस्तान की आवाम को सच्चाई पता चल जाएगी, वो खुद ही जूते मारेंगे अब ये पाकिस्तानी फौज को और इनको बैरकों में भेज देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की आवाम जागेगी और पाकिस्तान की आवाम जाग के जो असलियत है उसको समझेगी। अगर इनके रिश्ते भारत के साथ अच्छे होते, अगर आपको याद हो हमने जे में ट्रेड भी खोल दिया था, जी। हमने बॉर्डर ओपन कर दिए थे। मैं वहां पुंछ रजौरी में जीओसी था, हमने पुंछ के अंदर चकंदी बाग में सब जगह पे हमने बॉर्डर खोल दिया था। अपने जो हमारा तरफ का कश्मीर है, इनकी तरफ का कश्मीर है, वहां आपस में ट्रेड चालू हो गया था। इन्होंने फिर वहां बदमाशी शुरू कर दी, इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलियां चलानी शुरू करी और फिर हमने इतनी मार मारी इनको कि इनका चीफ गिड़गिड़ाता है कि साहब सीज फायर कर दीजिए, अभी बहुत हो गया। और बल्कि बहुत लोग तो ये बोलते थे कि हमारा जो बम गिर रहा है वहां, वो उसके कबाड़ को बेच बेच के इनकी इनकी बेचारों की इकोनॉमी चल रही है। तो हम तो बल्कि एक तरह से इनकी मदद कर रहे थे बम मार मार के इनको, कि ये लोहा जो हमारे बम का है आप बेच के रोटी खा लो। तो ये पाकिस्तान का असर है। अभी ये अगर नहीं सुधरेगी तो फिर इनको ऐसी मार पड़ेगी कि इनका जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। और ये जो है ना कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत ताकत है, लेकिन इंडिया आज के दिन में इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, वो पाकिस्तान खुद ही ब्लीड बाय 1000 कट हो रहा है। कहीं से बीएलए मार रहा है, कहीं से टीटीपी मार रहा है, कहीं पे वो आपके सिंध में एजिटेशन चल रहा है, कहीं पे इनके अंदरूनी मामले
इनके काबू नहीं आ रहे, इनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, जी। तो इनका जो अंत है वही होगा। द मैन हु लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। तो आप देखते जाइए, समय का सिर्फ तकाजा है, थोड़े दिन के बाद इनका वजूद खुद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। What do you देवनाथ सर, ये भी बताइए कि चाइना का क्या रोल रह सकता है, क्योंकि चीन की जो फितरत है वो ऐसी है कि सामने से दोस्ती दिखाता है, अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, और ऐसा उसने कई बार दिखाया भी। लेकिन हाँ, जब वर्चस्व भारत का बढ़ता है तो बैकफुट पर भी आ जाता है। तो क्या माने, पाकिस्तान को किस तरह से चीन सहयोग करेगा? चीन भारत विरोधी गतिविधियों में शुरुआती दिनों से 1957 से ही लिप्त है। और जब चीन को समझ में आया दैट कि 1965 के बाद से चीन को जब समझ आया कि वह तो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, तब से चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया है। अब तो चीन को पाकिस्तान और भी ज्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियां कर सकता है, वरन चीन जो है, चीन के शिंजियांग प्रोविंस से पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर तक सीपैक प्रोजेक्ट चला रहा है। तो ग्वादर पोर्ट में चीन अपनी पैठ बना रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो चीन की गोद में बैठकर खेल रहा है। बीच बीच में जब भी पाकिस्तानों को हथियार की जरूरत पड़ती है, वो उनका कोई प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर चला जाता है चीन में, वो उनको चने भुट्टे की तरह से 2-4 पुराने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, हवाई जहाज दे देते हैं। पाकिस्तान के जनरल वापस आके उन्हीं टूटे फूटे पुराने सेकेंड हैंड टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को आगे पीछे चलाते हैं, खूब खुश होते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। अभी आप देख लीजिए, उनको JF-17 चीन ने दे दिया। JF-17 जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स का बैकबोन बताते हैं। उन्होंने इनमें से 12 JF-17 म्यांमार को 3 साल पहले दे दिए। आज की तारीख में वो 12 के 12 खराब पड़े हैं म्यांमार में। म्यांमार की जनता कितनी कोशिश कर रही है कि उनको ठीक कर ले, उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे JF-17 के पाकिस्तान से। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान चीन की मदद से चाहे कितनी बड़ी छलांगे लगाने की कोशिश करे, भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, चीन का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि भारत के ऊपर नॉर्थ से भी दबाव बना के रखना है, भारत के ऊपर पश्चिम से भी दबाव बना के रखना है, वो काफी हद तक पाकिस्तान उसको सत्य साबित कर रहा है। लेकिन मैं जाते जाते बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अब भारत के मुकाबले किसी भी एंगल से एक कॉम्पिटिटिव देश नहीं है, वो एक दया का पात्र है भारत के लिए। जी बिल्कुल। और दत्ता सर, एक तरफ तो हो गया पाकिस्तान, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बांग्लादेश में भी लगातार ISI घुसती जा रही है, उन्हीं के इशारों पर बांग्लादेश चल रहा है, तो वहां पर कैसे समझे भारत के लिए, वहां से किस तरह की चुनौती मिल सकती है? ये तो ऐसा है कि वो चुनौती का जवाब तो आपको मिल गया होगा। ट्रंप ने बोल दिया है बांग्लादेश को प्रधानमंत्री संभाल लेंगे। तो अभी जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना, तो ईस्ट पाकिस्तान होते हुए ये सारी कार्रवाई करते रहते थे। नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट को सपोर्ट करना, कभी NSCN-IM वो नागाज को, कभी मिजो को, कभी उल्फा को ये शरण देते थे। तो वो सारी कहानी खत्म कर दी गई जब बांग्लादेश आजाद हुआ। और बांग्लादेश आजाद होने के बाद भी वहाँ 2-3 सरकारें एंटी इंडिया रही, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इनको जानते हैं कैसे हैंडल करना है। और पाकिस्तान एक तरफ है, बांग्लादेश एक तरफ है, इनका एयर रूट, इनका सी रूट हम जब चाहे बंद कर दें, ठीक है, इनका दाना पानी हम बंद कर दें। तो बांग्लादेश तो मेरे को बड़ी उसके ऊपर दया आती है कि वो जूनस जो है किस्मत का मारा हुआ, क्या बोलते हैं, नोबेल लॉरेट, अभी उसके जाने के दिन आ गए हैं। भारत उसके ऊपर वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट वायलेशन और किलिंग ऑफ हिंदूज का इल्जाम लगा के उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकता है। तो अगर ये शेख हसीना को बुलाना चाहता है तो हम जूनस को हम बुलाएंगे, भैया तू इधर आ जा, तूने इतने हिंदू कैसे मरवाए। तो ये तो अभी वक्त बताएगा कि इसका जूनस का क्या होने वाला है। तो हमें बांग्लादेश की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भारत सक्षम है, अपना जो भी मसला है उसको हैंडल कर सकता है और तीनों के साथ भी निपट सकता है। हमें उसकी भी वरी नहीं है, ना हमें अमेरिका की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है। इसलिए हम अपनी कैपेबिलिटीज खुद बढ़ा रहे हैं। और ये आपको सीख मिली है रशिया यूक्रेन जंग में। अगर यूक्रेन 3 साल पूरे होने वाले 24 तारीख को, अगर यूक्रेन जैसा मुल्क रशिया जैसे मुल्क के साथ लड़ सका
3 साल, हम्म। तो भारत तो बहुत बड़ा है, चीन के दांत खट्टे कर देगा, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देगा। इतनी क्षमता है हमारी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है आज के दिन भारत। जी। सबकी दुनिया की सबसे जवान आबादी, हम्म। 35 ईयर्स एवरेज। आप क्या मुकाबला करेंगे आप? हमारी इकोनॉमी, हमारी जो मार्केट है, ये इसलिए दुनिया वाले आ रहे हैं यहाँ भारत में। हम्म। हमारी मार्केट को देख के आ रहे हैं, बिल्कुल। वो हमारे पोटेंशियल को देख के आ रहे हैं। हम्म। ऐसे नहीं उनको दोस्ती समझ रही भारत से। ये हमारी क्षमता है, बिल्कुल। ये हमारी काबिलियत है जो हमने दुनिया को दिखाई आज के दिन। जी। और देवनाथ सर, शायद यही वजह है कि भारत और जिस तरह से अमेरिका की दोस्ती चल रही है, जिस तरह से मोदी और ट्रंप की दोस्ती चल रही है, उसका एक बड़ा असर हम देख सकते हैं, एक व्यापक असर हम देख सकते हैं इंटरनेशनल रिश्तों पर, जो भारत के साथ दूसरे देश बनाएंगे, और खासतौर से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके लिए कम से कम एक बहुत बड़ा सबक ये हो सकता है, जो दोस्ती भारत और अमेरिका के बीच चल रही है आज। गीतू जी, जब से मोदी जी अमेरिका से वापस आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए हैं, तब से दुनिया विस्मित है, चकित है। हमारे जो दोस्त हैं वो खुश हैं, हर्षित हैं, और हमारे जो दुश्मन हैं वो चिंता में हैं, गमगीन हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। जी। बिल्कुल। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि दत्त सर लगातार जो भारत है वो दिन प्रतिदिन तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए, मेक इन इंडिया जिस तरह से आगे बढ़ा, हालांकि इसे शुरुआत जब दी गई थी तो उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भारत अपने हथियार खुद बनाने की काबिलियत भी रख लेगा, लेकिन वैसा हो रहा है और निरंतर ये प्रोग्रेस जो है वो जारी है। बिल्कुल जी, तो ऐसा है कि कोई भी मुल्क अपनी अगर हिफाजत चाहता है तो उसको अपनी ताकत के ऊपर भरोसा, अपनी इकोनॉमी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और उसको इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। अगर जो देश जिसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो, उसकी अपनी कैपेबिलिटी ना हो, उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। तो इसलिए आज के दिन में भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, वो एक आपका स्ट्रेंथ है। हम्म। आपकी आबादी, आपकी जो मैन पावर है, टैलेंटेड मैन पावर, हम्म। आपके एजुकेटेड इंजीनियर, आपके टेक्नोक्रेट, आपके जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो दुनिया के अंदर एक ताकत है आज के दिन में। और ये जो आपकी क्षमता है, ये दुनिया देखती है। आपकी कैपेबिलिटी, आपने कोविड के दौरान पूरी दुनिया की मदद करी। भारत हमेशा दुनिया में एक दोस्त की तरह जाता है, वो दुश्मन की तरह नहीं जाता, वो किसी देश के ऊपर कब्जा करने नहीं जाता। हम्म। यही बात मैं पाकिस्तान की आवाम को बोलता हूँ कि आपको भारत से कोई खतरा नहीं है। पीओके हमारा है, हम वो वापस लेंगे। सिर्फ ये आप सोचिए, आप उसको भूल जाइए। पीओके हम वापस लेंगे, हमें पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लेना है, हम अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो ये तो, अगर वो मेरा मैसेज सुन रहे हो पाकिस्तान की आवाम, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि भारत आपकी एक इंच जमीन नहीं लेगा, पीओके हम वापस लेंगे। बिल्कुल। तो आपको हमारे बिल्कुल। और पीओके के लोग जो हैं वो खुद चाहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बन जाए। जो हालात वो देख रहे हैं पाकिस्तान में, उससे नाखुश हैं, खुद चाह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं कि आप हमें आज़ाद कर दीजिए, हम भारत में मिलना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है देवनाथ सर। और ऐसे में यहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान वहाँ पर दबदबा बनाने के लिए, यहाँ पर जब एक मीटिंग होती है आतंकियों की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जैश और जब यहाँ पर दूसरे जो आतंकवादी संगठन है वो एक मुलाकात करते, तो इसी प्लेटफॉर्म पर हमास के आतंकी भी एकजुट होते हैं। और शायद पाकिस्तान की ये कोशिश हो सकती है कि पीओके के रास्ते और हमास के आतंकियों को भारत में एंट्री दी जाए, भारत के लिए कोई चुनौती बना जाए। हाँ, ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन इसका पृष्ठभूमि ऐसा है कि हमास को अभी तक भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है। भारत सरकार जो है अभी तक फिलिस्तीन के जो लोग हैं, गजा में जो रहते हैं, वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनके साथ एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया या सपोर्टिव रोल अदा करना चाहती है। और भारत ने अभी तक हमास को उनका रिप्रेजेंटेशन, यानी पॉलिटिकली उनका रिप्रेजेंटेटिव माना हुआ है। हमास के एक दो जो नुमाइंदे आए पीओके में, और ऐसी मीडिया में खबर आई कि शायद वह भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भारत, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बॉर्डर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत मुस्तैदी से काम करती है। इंडियन आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस बहुत ही फुल प्रूफ है। सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है वो इंटरनेशनल मंच पर, यानी गजा से लेकर पाकिस्तान के पीओके तक नजर रखा हुआ है। तो अगर हमास इस तरह की किसी कंफ्यूजिंग, यानी भ्रमित इरादे से भारत की तरफ देखता है, तो हम उसके पहले ही उसको रोक सकते हैं।
मैं दर्शकों को बता दूं कि हमास के साथ हम भारत सरकार का या भारत के लोगों का कोई ऐसे नेगेटिव फीलिंग नहीं है। पीएलओ के दिनों से, जब यासर अराफत थे, तब से ही भारत की सरकार ने खुलकर पीएलओ को सपोर्ट दिया है। अभी भी फिलिस्तीन की एम्बेसी भारत में फुल फ्रीडम से काम कर रही है। अभी भी हमारे लोग वीजा लेकर उस तरफ जाते हैं, और अगर फिलिस्तीन के कोई नागरिक भारत में आना चाहते हैं, उनको वीजा दिया जाता है। तो ये एक पूरे आकलन में अगर देखें तो ये हमास का जो एंगल है कि हमास पीओके से भारत विरोधी कार्रवाइयां करेगा, ये मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा फैला दी गई खबर है। देखिए, हमास तो किसी तरह से गाजा में टिका हुआ है। जी। गाजा में उनकी मिलिट्री पावर करीबन करीबन 90% खत्म हो गई है। उनकी पॉलिटिकल पावर गाजा में 50% खत्म हो गई है। उनकी फंडिंग जो है गाजा में प्राय प्राय ना के बराबर हो गई है। तो हमास को इतना ज्यादा रिजर्व यानी एक्स्ट्रा ताकत, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हमास के पास नहीं है कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो। खास तौर से क्योंकि भारत हमारा विदेश मंत्रालय हमास का विरोधी नहीं है, हमास का समर्थन में ही हमने तो यूनाइटेड नेशन में फिलीपींस के लोगों के सपोर्ट में वोट दिया है। हमने तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुई थी तो इजराइल के खिलाफ भारत ने वोटिंग की है। तो हमास भी जानता है कि भारत उसका मित्र है, दोस्त है, सहयोगी है। बिल्कुल। तो दत्ता साहब, कितना असर पड़ेगा अगर वाकई हमास को लगता है कि भारत उसका दोस्त है, और ऐसे में यहाँ पर पीओके में एक मीटिंग भी होती है आतंकियों की, तो क्या वजह मानी जाए? क्योंकि लगातार ये जो खबरें हैं चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर हमास के जो आतंकी है वो क्यों इस एलईटी में जो मीटिंग हो रही थी उसमें शामिल हुए, जहाँ पर हम देख रहे थे कि तमाम तरह के जो आतंकवादी संगठन है वो एकजुट हुए और उनकी कोई बातचीत हुई है। देखो गीता, ऐसा है गीतू कि कई लोग, क्या होता है कि किसी के साथ, किसी वीआईपी के साथ सेल्फी खींच लेते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं मैं देखो जी प्रधानमंत्री का दोस्त हूँ, और यहाँ उसकी फोटो के साथ एक सेल्फी खींच। इन्होंने जो किया है वहाँ पीओके के अंदर, तमाशा, एलईटी, लश्कर तोयबा और जो इनके ग्रुप हैं, और वहाँ पे जैसे मोहम्मद, और ये हमास को लेके उन्होंने एक फोटो शूट किया है और दुनिया को दिखाने के लिए जी हमास अभी हमारे साथ है। हमास वाले इन्होंने बुलाए जरूर, लेकिन हमारा जो रिश्ता रहा है पैलेस्टाइन के साथ, यासर अरफात के समय से, मेरे को याद है हमने यहाँ पे भारत में एक चौगाम मीट हुआ था, उसके बाद नैम हुआ था, उसके अंदर यासर अरफात यहाँ इनवाइटेड था। बल्कि मैं उस समय सिक्योरिटी इंचार्ज था, वो पूरे वेन्यू का, ये विज्ञान भवन में दिल्ली में हुआ था। मैं उस समय स्पेशल ग्रुप में था, जो हमारे सिक्योरिटी मेरे हाथ में थी, और हम असल में मजाक करते हैं, देखिए अब नीचे बैठा हुआ है यासर अरफात, और मतलब वो जितने जो दुनिया के वांटेड लोग थे ना, वो बैठे थे, वो फिडल कैस्ट्रो भी बैठा था वहां। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट, यहाँ चौगाम के अंदर जो हमारे रिश्ते थे पैलेस्टाइन के साथ, और भारत ने हमेशा पैलेस्टाइन के हक में वोट दिया है। भारत ने हमेशा बोला कि इसका सही समाधान निकलना चाहिए, पैलेस्टीनियन लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में हम उग्र, मतलब टेररिज्म, आतंकवाद के हम खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते भी कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद का सहारा लेके अपना एजेंडा चलाए। और इसलिए जब वो 7 अक्टूबर में इजराइल में हमला हुआ, हमने उसको कंडेम किया, हमने उस हमले को कंडेम किया। जिस तरीके का, जिस लेवल का वायलेंस हुआ था, उसको हमने कंडेम किया। तो उसके साथ साथ में हमने ये नहीं बोला कि हमने पैलेस्टाइन में, गाजा में हमने बहुत सारा एड भेजा है, वहां पे हमने उनके लिए जो वेलफेयर के लिए उनका दवाइयाँ, खाना पीना, वो हम भारत भेजा है वहां पे बहुत बड़ी तादाद में। तो हम तो पैलेस्टाइन के हमाशी हैं, हम उनका भला चाहते हैं। ये बड़ा अफसोस की बात है कि जो भी हमास ने किया 7 अक्टूबर में इजराइल के ऊपर, उसके चलते 48,000 पैलेस्टीनियन, उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मारी गई। तो ये इसका कसूरवार कौन है? वो कसूरवार है जिन्होंने वो टेररिस्ट अटैक किया, चाहे वो हमास पूरा था या हमास के चुने हुए लोग थे या उनके चंद एक लोग थे। लेकिन उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ गया? पूरी आवाम को भुगतना पड़ गया, पूरे पैलेस्टीन को भुगतना पड़ गया, पूरे गाजा को भुगतना पड़ गया। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि भारत जो है पैलेस्टाइन और पैलेस्टीन के लोगों का मित्र है,
पैलेस्टीन की भलाई चाहता है, हम दुनिया में सबकी भलाई चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी टेररिस्ट एक्ट का साथ नहीं देंगे। ये हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देवनाथ सर, ये भी देखिए कि जिस तरह से तालिबान को लेकर कहा जाता था कि तालिबान की भी जो सोच है वो कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान वो अफगानिस्तान में वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके राइट्स उनके पास नहीं है, और एक तरह से कंजर्वेटिव सोच रही है तालिबान की। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी समझ चुका है कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, लोगों के बीच उनके प्रोग्रेस के लिए बात नहीं करेंगे, तो शायद आपको भी उठाकर फेंक दिया जाएगा। और यही वजह है कि भारत के साथ तालिबान के रिश्ते अब बेहतर हो रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि शुरुआती दौर में मैं 15 अगस्त 2021 के बाद की बात कर रहा हूँ। तालिबान को जरा सख्ती से अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना पड़ा। उस शुरुआती दिनों में तालिबान में एक धड़ा ऐसा था जो कि काफी रूढ़िवादी था। जिहादी एलिमेंट्स तालिबान में हमेशा से ज्यादा रहे हैं। लेकिन आस्ते आस्ते तालिबान थोड़ा सुधर रहा है, या जिसे कहते हैं ना मॉडरेट, यानी जी। मध्यम मार्ग की तरफ आ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने भी अब तालिबान के साथ डायलॉग शुरू कर दिया है। काबुल में हमारी जो कॉन्सुलेट है वो काम करने लगी है, कंधार में भी हमारी कॉन्सुलेट काम करने लगी है। भारत में दिल्ली में और बॉम्बे में तालिबान की जो एम्बेसी है या अफगानिस्तान की एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है वो काम करने लगी है। ये यकीनी बात है कि अगर हम तालिबान का बायकॉट करे रहेंगे तो वो अपना जो मध्यकालीन एक बहुत ही एक्सट्रीम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट महिला विरोधी एजेंडा है, उसी पे रहेगा। तो उनको उस दकियानूसी ख्याल से बाहर लाने का एक ही तरीका है कि दुनिया भर के देश, भारत भी आस्ते आस्ते उनके साथ बातचीत करें, डायलॉग करें। तालिबान के लोग जब भारत में आएंगे, दुनिया के दूसरे देशों में जाएंगे, तो उनकी आंखें आस्ते आस्ते खुलेंगी कि किस तरह से दुनिया के दूसरे देशों में महिलाएं डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और दूसरे देशों की बात कर रहा हूँ, वो देखेंगे किस तरह से वो देश के प्रगति में सहयोग कर रही हैं। तो आस्ते आस्ते तालिबान की जो ये महिला विरोधी एक रूप है, ये बदलेगा, नरम होगा। बिल्कुल बिल्कुल दत्ता साहब। और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि पाकिस्तान को ये लगने लगा हो कि ठीक है, तालिबान के साथ तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, टीटीपी को अगर हम जिस तरह से कहेंगे कि पाल पोस रहा है पाकिस्तान, वो भी अब उसके एंटी होता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से जिसे अपना दोस्त बनाया वो भी अब भारत के खेमे में आ रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा धक्का है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि जो मुल्क धोखे से और धोखे का जोर लेके गलत कार्रवाई में लिप्त रहेगा, तो जो लोग उसके साथ में काम करते हैं उनको भी पता कि ये धोखेबाज है। अब एक धोखेबाज के साथ में तब तक ही रहेंगे जब तक उनका फायदा है। जब उनका फायदा हट गया, उनकी रिक्वायरमेंट हट गई, उनको धोखेबाज की जरूरत नहीं रही, तो वो उसको जूते मारेंगे। यही हाल पाकिस्तान का हो रहा है। एक धोखेबाज मुल्क को तालिबान उसकी धोखेबाजी समझ गया, अमेरिका भी समझ गया, और इसलिए तालिबान अब जूते मार रहा है इसको। उनको पता कि ये धोखेबाज मुल्क है, इन्होंने हमें धोखा दिया, अमेरिका को धोखा दिया, इधर से पैसा लिया, हमसे ड्रग्स बनवाए, ड्रग इंटरनेशनल मार्केट में बेचे, पाकिस्तान की फौज के जनरल उसका पैसा खा गए। और जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि वो इतनी लग्जरी में रह रहे हैं बाहर के मुल्कों में, इन्होंने विले बना रखे हैं। कहाँ से आए विले? वो सारी ड्रग मनी, हमारे भारत की करेंसी छापी इन्होंने वहां पाकिस्तान ISI ने, उनके RBI के अंदर, और उसके गुलछरे उड़ाए। ये तो शुक्र है कि मोदी साहब ने नोटबंदी कर दी, इनके उस दिन से भुखमरी फैल गई। उसके बाद से कटोरा लेके घूम रहे हैं ये। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, सबसे एक बड़ा कारण जो आज के दिन में पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है कि इनकी जो करेंसी छापते थे हमारी, वो भारत ने बंद कर दी। अब इनके पास में वो पैसा ही नहीं है। अमेरिका ने डॉलर देने बंद कर दिए, वहां से तालिबान ने जितना ड्रग ट्रेड था वो बंद कर दिया। तो भूखा तो मरना था ना पाकिस्तान ने अभी। तो इसलिए जो धोखेबाज मुल्क है उसको धोखा ही मिलेगा उसके साथियों से। और वो जो लोग हैं जो इसको छोड़ के गए, उनको पता कि इस इलाके में एक भरोसेमंद कोई आदमी है या भरोसेमंद कोई मुल्क है, तो वो भारत। तो इसलिए भारत की इज्जत उनकी नजरों में उस दर्जे की है
कि बिल्कुल। अगर आपको कोई सही दोस्ती चाहिए, सही मित्रता चाहिए तो भारत से मिलेगी आपको, पाकिस्तान से नहीं मिलेगी। जी। पाकिस्तान आपको हमेशा धोखा देगा और किसके लिए धोखा देगा? हम्म। पैसे के लिए। ये एक बिका हुआ मुल्क है, जिसका ना दीन, ना ईमान, ना इसकी गैरत, ना इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब बिल्कुल। ये वो लोग हैं कि मतलब अगर हम बड़े वो क्रूड वर्ड में बोलें, हम्म। तो मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता। ये वो लोग हैं। ये मतलब एक पिम्प स्टेट है, पिम्प स्टेट। तो जी। ये पिम्पिंग ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। देवनाथ ओवर टू सर, यू और प्लीज़। ये बहुत बड़ी बात है कि नोटबंदी का जो एक बड़ा असर है वो आतंकवाद पर दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरह से आतंकवाद की फंडिंग हो रही थी वो कुछ टाइम के लिए जरूर रुकी है। हालांकि अब थोड़ी बहुत घटनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन उस वक्त एक दौर ऐसा था कि नोटबंदी के बाद कहीं ना कहीं आतंकियों पर एक बहुत बड़ा तमाचा था ये, क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें आईएसआई की जो फंडिंग है वो या तो ड्रग मनी से आती है या गोल्ड की स्मगलिंग से आती है, हम्म। और बड़ी हद तक भारतीय करेंसी यानी नकली नोट छापकर आती थी। लेकिन नोटबंदी के बाद से और अब पिछले कुछ साल से भारत की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट छापने में जो हाई सिक्योरिटी हम्म। मार्किंग मार्क्स लगाने शुरू कर दिए हैं नोट्स पर, उसके बाद से पाकिस्तान की आईएसआई को अब भारतीय नोट मिल नहीं रहे हैं, नकली नोट छापने के लिए मिल नहीं रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान की आईएसआई और उसकी फंडिंग की बात है, एक और चीज है। ये लोग दुनिया भर के जितने मदरसे हैं या दूसरे देशों में जो मस्जिदें हैं वहां हम्म। जाकर ये लोग फंड जमा करते हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान के ये जिहादी एलिमेंट ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई तक पहुंच जाते हैं। वहां के मदरसों में कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं, वहां की मस्जिदों में नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद पैसा जमा करते हैं ताकि एक पोटली में बांध के उसको पाकिस्तान ला सके और वहां से उस पैसे का इस्तेमाल जी। करके वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। हम्म। लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विंग है उसने भी इन इलीगल मनी चैनलाइजेशन को, जो कि ज्यादातर हवाला रूट से काम करता है जी। पाकिस्तान के आईएसआई के लिए, हम्म। उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो हमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स की खबर इसलिए पता लग गई क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नेट है, उन्होंने हवाला रूट फॉलो करते करते वो पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट तक पहुंच गए।